हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस शून्य आईएएस कोलैबोरेशन। फ्रेंड्स, हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के, पॉलिटी के और हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज तीसरा लेक्चर है। इन सीरीज में हम पिछले यूपीएससी के क्वेश्चंस को उठाकर उन क्वेश्चन से क्या लर्न कर सकते हैं वो जानते हैं। तो इस सीरीज के साथ बने रहेंगे डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. So if you are new to the channel, please subscribe and share it with your friends and do comment if there is any question on it. Let's start today's series. सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 2021 का सवाल है। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इकोनॉमी का सवाल, बट इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उसके रिलेटेड जरूर है ये। आयुष्मान भारत स्कीम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर में इसी स्कीम से रिलेटेड आप सेहत या गोल्ड कार्ड स्कीम आपको पता ही होगी, जिसमें आपको यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ केयर मिलता है, उसी के रिलेटेड सवाल है। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक तो है जन आरोग्य योजना, ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। एक बात तो जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें मस्ट, एवरीथिंग, ऑल, नेवर ऐसे वर्ड यूज किए हों, वो 99% रॉन्ग होते हैं। 99% इक्का दुक्का सही भी हो सकता है, बट 99% दे आर रॉन्ग। मस्ट, इन मस्ट, एवरीवन, ऑलवेज, नथिंग, नेवर, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रॉन्ग है, पर देखते हैं अभी। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। अगेन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एवरी सिटीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कोविड वैक्सीन, जो एक इंसान अगर कोविड वैक्सीन नहीं लेता तो उसकी वजह से 10 लोग और बीमार होते, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स नहीं किया गया किसी के ऊपर। जिसने नहीं लेना उसने नहीं लेना, उसकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी बाकी से चीजें थी, बट उस पर फोर्स नहीं किया गया। तो ये कैसे फोर्स किया जा सकता था? तो कुछ कहीं ना कहीं कॉमन सेंस का भी थोड़ा बहुत रोल प्ले होता है। नो डाउट नॉलेज होना चाहिए, बट एग्जामिनेशन कंडीशन में आपके नॉलेज के साथ साथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी कॉमन सेंस एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स भी चेक होती है। तो इन दोनों को देखो आप। मस्ट अडॉप्टेड, रॉन्ग। एवरी सिटीजन, अगेन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। मस्ट बी, शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, अगेन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, दोनों रॉन्ग। लास्ट, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। पोर्टेबिलिटी का मतलब कि यहां अगर आपका कोई, आपकी रजिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, तो आप तमिलनाडु में जाके करिए तो वहां का वो आईडी वहां भी वैलिड होगी। यूनिवर्सल डेटाबेस बनाया जा रहा है, डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जा रही है। आपका इलाज जम्मू कश्मीर के अस्पताल में हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होगा। आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, गॉड फॉरबिड, तो वहां आपका पूरे प्रीवियस रिकॉर्ड पूरा निकल आएगा। तो ये इसका मकसद है। तो 3 ओनली इज द आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें 3-4 कंसेप्ट लिंक्ड हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी लिंक्ड है, उसके साथ में कैपिटल मार्केट्स यानी शेयर मार्केट लिंक्ड है, उसके साथ में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिंक्ड है। तो सबको समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताने हैं। करेक्ट कौन सा है इसमें से? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। जिस तरीके से इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी, उसी का मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है। टाइट यानी पैसे की सप्लाई के फ्लो को कंट्रोल ज्यादा तरीके से किया जा रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, यानी मार्केट में मनी सप्लाई को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। व्हेन यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, लोन देने के भी और आपके पैसे सेव करने के भी, इंटरेस्ट रेट दोनों बढ़ते हैं। किस रेट पे लोन मिल रहा है और आपके पैसे पे क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों बढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों ने इंडिया जैसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा होता है, उनको अट्रैक्टिव ऑप्शन यूएस में मिल रहा है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, वहां उनको रिटर्न ज्यादा मिलेंगी। तो यहां से कैपिटल फ्लाइट हो जाता है, लोग अपने एसेट बेच देते हैं इंडिया के और इन्वेस्ट करते हैं यूएस में दोबारा जाके। तो दिस विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट, क्योंकि लोग ऑल ओवर वर्ल्ड जिन्हें इन्वेस्ट किया हुआ होगा शेयर मार्केट्स में, उनको अट्रैक्टिव ऑप्शन मिल गया यूएस में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वहां पर हायर इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट। कैपिटल फ्लाइट may increase the cost of firms
with existing external commercial borrowing। कह रहा है कि जब जिन लोगों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रखा हुआ है, जो बाहर से जिन लोगों ने लोन ले रखे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल फ्लाइट होता है, जब डॉलर भागता है इंडिया से बाहर, तो रुपी डेप्रिशिएट करता है, और जब रुपी डेप्रिशिएट कर गया तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए, यानी मान लीजिए आपने डॉलर में लोन ले रखा है, तो अब डॉलर के रिस्पेक्ट में अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सेकंड भी सही है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबीज। नो, इट इंक्रीजेस द रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबीज। क्यों? जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया हुआ है, तो आपका डॉलर वर्सेस रुपी, अब रुपी सस्ता हो रहा है और यानी डॉलर महंगा हो रहा है, यानी अब आपको डॉलर के लोन चुकाने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रुपी डेप्रिशिएट, अब डॉलर के पैसे चुकाने के ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से डिक्रीज नहीं होता, रिस्क इंक्रीज होता है। अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रही है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का रिस्क इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। थोड़े बहुत कभी कभार ये कंसेप्ट्स ट्विस्टेड लगते हैं, बट इफ यू आर बैक टू द बेसिक्स, इफ यू गेट यू टू योर बेसिक्स और अंडरस्टैंड करते हो एग्जैक्टली किस किस्म से सवाल पूछा जा रहा है, उस सेंस में आपको समझ में आया कि बेसिक्स से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो यहां आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर सम एजेंसीज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और कंट्रीज को रेट करते हैं, रैंक देते हैं बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। अभी अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप के रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पे बहुत कर्जे हैं, कभी भी डूब सकता है, बहुत डेट है। ऐसी क्रेडिट एजेंसीज बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े बिजनेसेस को रेट करते हैं कि इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। अगर ये बहुत सारा चीजें बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनका रेवेन्यू एक साल का 1 करोड़ रुपए है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके सर पे 2 करोड़ का लोन उठा रखा है इन्होंने। एक तो हो गया आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का बिजनेस किया, वो तो अच्छा है, लेकिन आपने 2 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का बिजनेस किया। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे आके मैं बता रहा हूं, ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना मानिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो कंपनीज को, कंट्रीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेट करती हैं। किस बेसिस पे? उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेसिस पे, किस तरीके से वो अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उस बैंक का जितना भी लोन उसने दिया उसमें से मैक्सिमम लोन बैड लोन हो गए। बैड लोन का मतलब कि रिकवर ही नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि उन्होंने लोन देते वक्त रिस्क एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया था, उन्होंने अपने पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं किया, तो उनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो पैसे पे पैसे खर्चा जा रहा है, खर्चता जा रहा है, और उसका रिटर्न नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट में लेता जा रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा, तो अपने पैसे की मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा, उसकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। उसी पे सवाल है, बोल रहे क्या इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट आरबीआई करता है? नो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी रेगुलेट करती है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो शेयर मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट करती है, ना कि आरबीआई। तो 1 इज रॉन्ग। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, यहां से एलिमिनेट हुआ, यहां से एलिमिनेट हुआ, यहां से एलिमिनेट हुआ, आंसर है 2 and 3। लेकिन यूपीएससी में अब एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन अब ऐसे नहीं आते, ऑप्शन आते इसमें ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। यानी आपको तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए। आप ये तो पुराने सवाल हैं, तो वहां एलिमिनेशन मेथड लग जाता था। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा, ICRA, इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया की अपनी रेटिंग एजेंसी है ICRA, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसमें सरकार का शेयर 51% या उससे ऊपर हो, उसको पब्लिक लिमिटेड फर्म बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन रेटिंग एजेंसी। बिल्कुल सही बात है, ब्रिक वर्क्स एक इंडियन बेस्ड रेटिंग एजेंसी है जो कंपनीज को रेट करती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़े जी। With reference to Bank Board Bureau BBB, which of the following statements are correct? बैंक बोर्ड
ब्यूरो के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब ये बात, अगर आप आरबीआई को ढंग से समझते हैं तो आरबीआई के रोल बड़े स्पेसिफिक हैं, बहुत टेक्निकल हैं, और उनका मेन टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो हर बैंक के मतलब बोर्ड का वो चेयरमैन तो नहीं बन सकते, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर नहीं होते, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है या चेयरपर्सन बन जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि जो आरबीआई गवर्नर है तो बाय डिफॉल्ट वो बीबीबी का चेयरमैन बन जाएगा। नो, बीबीबी का चेयरमैन आरबीआई नहीं होता, किसी भी इंसान को अपॉइंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केपेबल एनफ है बैंक के टर्मिनोलॉजीज और उसके नुआंसेस और इंट्रिकेसीज को समझने में। बैंक बोर्ड ब्यूरो अगेन यहां भी एलिमिनेशन मेथड लग सकता था, पहला आपने गलत करार दे दिया तो आंसर 2 and 3 आ गया, लेकिन अगेन एलिमिनेशन मेथड हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम यूपीएससी। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल सही, इनके कामों में से वन ऑफ द मेन थिंग कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब वो सारे बैंक जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% या उससे ज्यादा है, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि पीएनबी, जैसे कि इलाहाबाद बैंक, जैसे कि कैनरा बैंक, ये सब क्या है? पब्लिक बैंक्स है। तो पब्लिक बैंक्स के हेड्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी बीबीबी पे आती है, बैंक बोर्ड ब्यूरो पे। ये रिकमेंड करते हैं किसको बनाओ हेड। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। बिल्कुल सही, इनका ये भी काम है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हेल्प करें किस तरीके से बेटर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। आपने नोटिस किया होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली इतने प्रोडक्टिव, इतने अच्छे नहीं होते जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। क्यों? वहां पर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उसी चीज को पब्लिक सेक्टर में लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बीबीबी को जो है एस्टैब्लिश किया, और एस्टैब्लिश करने के बाद इनका मकसद मेन दो है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाना बैंकिंग में, वो कैसे? स्ट्रेटजीज प्लान करके, उनके बैड लोन्स अगर है तो उनको कैसे वो खारिज करें उसको ध्यान रखे, और ये डिसाइड करके कि उस बैंक को लीड कौन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां? 2 and 3 ओनली, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये बहुत न्यूज में रहे और यूपीएससी में भी पूछा। एनएफटी, और कोविड के दौरान तो बहुत पीक पे रही है। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। बिल्कुल सही बात है, एनएफटी दरअसल किसी भी फिजिकल एसेट की डिजिटल कॉपी है, लेकिन फर्क यह है कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आपने किसी फिजिकल एसेट की डिजिटल कॉपी एक बनाई तो वो यूनिक बनेगी, उसको कॉपी नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पे जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के फाउंडर थे, उनकी पहली ट्वीट ट्विटर पे, उसका एक एनएफटी बना दिया गया, यानी वो इमेज उस ट्विटर की ट्वीट की पहली इमेज है। ये एनएफटी इंश्योर करता है। एनएफटी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी भी डिजिटल एसेट को लेजिटिमाइज कर सकते हो। अभी कोई फोटो आपके पास है, आपने व्हाट्सएप से भेज दिया, लेकिन जो पहला फोटो होगा एनएफटी ये बता पाएगा कि इस सब की कॉपी नहीं, ये ओरिजिनल है, यानी फोटो डिजिटल ओरिजिनल है। मिसाल के तौर पे मैंने फोटो खींचा, आपको शेयर किया, आपने आगे किसी ग्रुप में शेयर किया, वो 1000 बार शेयर हुआ, लेकिन जो मेरा फोटो होगा उसमें एनएफटी टेक्नोलॉजी लगा के वो मैं बता पाऊंगा कि ओरिजिनल फोटो ये है, और उसकी फिर कीमत होती है, उसको बेचा जा सकता है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। मैंने बता दिया एनएफटीज ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। नंबर 3, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as medium transaction of commercial business. No, वो बेशक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसेट है, बट वो क्रिप्टो करेंसी की तरह कमर्शियली ट्रेड नहीं किए जा सकते इक्विवेलेंसी पे। अलग अलग चीजों की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एंड क्रिप्टो करेंसी इज ट्रेडेबल बट एनएफटी आर नॉट ट्रेडेबल। दे कैन बी सोल्ड बट वो किसी कमर्शियल ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, दे आर एसेट। ठीक है जी। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे आज के। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहां पर 3 दिन की बूस्टर क्लास चलने वाली है, सीसैट बूस्टर क्लास, जिसमें 3 दिन आपको सीसैट को क्वालिफाई कैसे करना है ये बताया जाएगा, ट्रिक्स बताई जाएंगी, टिप्स बताई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर और द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के लिए भी सेशन हो रहा है, और
कंडक्ट करवाने वाले हैं शून्य आईएएस के जो फाउंडर है मिस्टर सुगम बंसल, हु इज एन आईआईटीएन, और उनके साथ में आईआईटी बॉम्बे से मिस्टर तेजस्वा आ रहे हैं सीसैट के बारे में आपको बताने के लिए। तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट इन अ प्रॉपर वे। उसके साथ ही साथ हमारा जीएस फाउंडेशन बैच भी शुरू हो गया है एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ रूथलेस रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर करंट अफेयर्स। 1 साल करंट अफेयर्स 10 वीडियो में खत्म। ये भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक है, क्लिक करें। कुछ वीडियोस फ्री रखे हुए हैं, चेक कर सकते हैं। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब दैट। और दोस्तों अगर आप चैनल से कुछ फायदा उठा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन, वो लाइक, वो कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है और वीडियोस बनाने के लिए, सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू टुमारो। रुको रुको, मैं निकल गया, हो गया काम।